गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज़ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब होता है डेवलपमेंट। ठीक है, टाइम के साथ साथ ह्यूमन या किसी भी लिविंग बीइंग में, ठीक है, जो भी उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, यही क्या होता है, एवोल्यूशन। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जो अर्ली मैन थे, ठीक है, उनके बारे में आप लोगों ने इंटरनेट में देखा होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता था, ठीक है, और आज हमको देख लो, है ना, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हुए। ठीक है, अब डेवलपमेंट किस लिए हुए, सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ चीज़ें हाइट भी हुई। ठीक है, जैसे हमको बोलते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कौन थे, एप्स, यानी बंदर थे, है ना। हमारे पूर्वज कौन थे, बंदर थे। लेकिन बंदरों की पूँछ होती है, हमारी पूँछ है क्या, नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे बंदरों की साइज़, हाइट बढ़ी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उनकी पूँछ गायब हुई। ठीक है, बंदरों के बॉडी पे कितने सारे बाल थे, हमारी बॉडी पे बाल होते हैं क्या, नहीं होते। ठीक है, तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें हाइड होती गई और कुछ चीज़ें डेवलप होती गई। ठीक है, तो यही क्या है, एवोल्यूशन। ठीक है, देर आर हंड्रेड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट इन द अर्थ। ठीक है, हमारी अर्थ में बहुत सारी प्रजातियाँ जानवरों की पाई जाती है। वी हैव ऑब्जर्व सम ऑफ देम वाइल वी हैव हर्ड ऑफ सम अदर्स। ठीक है, तो हमने किन्हीं कुछ कुछ चीज़ों को देखा है और कुछ कुछ के बारे में सुना है। देर आर सेवरल अदर्स दैट एग्जिस्ट नो मोर नाउ, दैट इज़ दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, और कुछ तो ऐसे हैं जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब एक्सटिंक्ट हो गए, लुप्त हो गए। ठीक है, टुडे फॉसिल रिमेन्स आर एविडेंसेस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस लॉन्ग अगो। अब ये तो एक्सटिंक्ट हो गए थे, फिर हमको कैसे पता चलता है कि ये थे। ठीक है, तो उनके जो फॉसिल मिलते हैं, मतलब उनके अवशेष जिसको बोलते हैं, उनके बॉडी का बचा हुआ पार्ट जो किसी रीज़न, जिस भी रीज़न से वो लोग एक्सटिंक्ट हुए होंगे, गायब हुए होंगे, ठीक है, डिस्ट्रॉय हुए होंगे, तो ज़मीन के अंदर उनकी बॉडी के कुछ पार्ट मिलते हैं। ठीक है, जिसको हम फॉसिल बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो बहुत सालों पहले एग्जिस्ट करते थे। तो एग्ज़ाम्पल कौन सा है इसका, डायनासोर्स। ठीक है, हमने डायनासोर्स को नहीं देखा है, लेकिन उनके जो फॉसिल मिलते हैं, ठीक है, तो वो प्रूव है कि वो एग्जिस्ट करते थे। You all may have heard about dinosaurs. Their fossils have been found at different places on Earth. Even in India, the fossils have been found from time to time at several places in the Narmada Valley, like Lameta Ghat near Jabalpur. ठीक है, तो डायनासोर्स के जो फॉसिल थे वो इंडिया में भी मिले हैं। ठीक है, मोस्टली जो नर्मदा वैली है मध्य प्रदेश, जबलपुर के पास में, ठीक है, जिसका नाम है लमेटा घाट, वहाँ पे डायनासोर्स के फॉसिल मिले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे एक सीन था कि जो हीरो है वो मगरमच्छ से फाइट करता है नदी में। ठीक है, तो वो जो सीन है वो एमपी का ही सीन है, तो वहीं उसी एरिया के आसपास में डायनासोर्स के फॉसिल मिले थे। ठीक है, नाउ वी नो दैट दिस रीजन इन द नर्मदा वैली वर हैबिटेट ऑफ डायनासोर। अब जहाँ पे फॉसिल मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, जहाँ पे उनका बॉडी पार्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो लोग वहाँ रहते होंगे पहले किसी ज़माने में, है ना। तो किसी रीज़न से वो क्या हुआ कि उनकी पूरी स्पीशीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, है ना, ख़त्म हो गए, लेकिन रहते तो थे वहाँ पे। ठीक है, तो अब रहते क्यों थे, देखो हम अपने घर पे क्यों रहते हैं, हम अपने घर पे, क्योंकि हमें अपने घर पे क्या मिलता है, टाइम टू टाइम खाना मिलता है। ठीक है, सोने को बिस्तर मिलता है, आराम मिलता है। ठीक है, हमें किसी चीज़ से खतरा नहीं है, ना चोर से, ना जानवरों से, है ना। तो हमारे रहने के लिए क्या है, वो बहुत सूटेबल प्लेस है हमारा घर, इसलिए हम वहाँ पे रहते हैं। तो सिमिलरली जो डायनासोर्स थे, ठीक है, तो वहाँ पे फॉसिल मिले, मतलब वो वहाँ रहते थे, और वहाँ रहते थे मतलब उनको, उनका हैबिटेट था वहाँ पे। हैबिटेट मतलब रहने के लिए जगह। ठीक है, हर चीज़ की सुविधा वहाँ पे उनको होती थी। ठीक है, जैसे उनको खाने के लिए फूड अवेलेबल होगा तभी तो वहाँ रहते थे। ठीक है, किसी से उनको जान का खतरा नहीं होगा। ठीक है, कोई बड़ा शिकारी उनको शिकार नहीं कर पाता होगा वहाँ पे। ठीक है, वो अपनी फैमिली भी बढ़ा सकते होंगे। तो ओवरऑल उनको जीने के लिए वहाँ पे प्रॉपर सिचुएशन या सूटेबल कंडीशन मिली होगी, इसलिए वो वहाँ पे रहते थे। ठीक है, फॉसिल हैव हेल्प्ड अस टू नो दैट डायनासोर वर ऑफ डिफरेंट टाइप्स
एंड प्रेजेंट ऑन अर्थ इन लार्ज नंबर फ्रॉम अराउंड 2000 to 600 लाख ईयर्स अगो। ठीक है, तो फॉसिल से पता चलता है कि डायनासोर सिर्फ एक टाइप के नहीं थे, बहुत अलग अलग टाइप के थे। ठीक है, और बहुत सारे थे। ठीक है, और ये कब से कब तक थे, मतलब 2000 से लेकर 600 लाख ईयर अगो थे। ठीक है, मतलब 2000 साल पहले से लेकर 600 लाख साल पहले तक थे। मतलब ड्यूरेशन देख रहे हो कि कितनी लंबी ड्यूरेशन थी उनकी। द साइज ऑफ डायनासोर रेंज फ्रॉम मिनिमम ऑफ नियरली 50 सेंटीमीटर टू मैक्सिमम ऑफ अराउंड 40 मीटर्स। ठीक है, और डायनासोर का साइज़ था तो सबसे छोटा डायनासोर कितने का था, 50 सेंटीमीटर का था, और सबसे बड़ा डायनासोर 40 मीटर्स का। ये किसी ने देखा नहीं है, उनके जो फॉसिल मिले हैं उससे साइंटिस्ट ने ये अप्रॉक्सीमेशन किया है। ठीक है, there were several types, some carnivorous, some herbivorous, some bipeds, some quadrupeds, while other could even fly। ठीक है, तो बहुत अलग अलग टाइप के थे। ठीक है, कुछ कार्निवोर थे, कुछ हर्बीवोर थे, कुछ 2 पैरों से चलते थे, कुछ 4 पैरों से चलते थे, और कुछ तो उड़ भी सकते थे। डाइवर्स फॉर्म ऑफ फ्लोरा एंड फौना वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायनासोर्स। ठीक है, अब फ्लोरा फौना क्या होता है, फ्लोरा और फौना का मतलब होता है, फ्लोरा से यहाँ पे मतलब है प्लांट्स। ठीक है, जितने भी प्लांट की स्पीशीज़ अवेलेबल थी वो, और फौना मतलब जो एनिमल्स हैं। ठीक है, तो फ्लोरा और फौना भी बहुत अलग अलग टाइप के वहाँ पे उस टाइम में मिलते थे। ठीक है, डायनासोर के टाइम में सेवरल प्लांट सिमिलर टू दोज दैट आर फाउंड नाउअडेज लाइक अलगाई, फर्न, मोस, साइकेड्स, गिंको। ठीक है, तो उस समय डायनासोर के टाइम में जो जो हर्बीवोर थे डायनासोर, वो क्या खाते होंगे, प्लांट ही खाते होंगे। ठीक है, तो मतलब सोचो प्लांट उस समय भी थे। अब डायनासोर्स के टाइम पे कौन कौन से प्लांट थे, तो ये आज भी मिलते हैं, जैसे अलगाई, फर्न, मॉस, साइकेड्स, ठीक है, गिंको, तो आज भी ये देखने को मिलते हैं। और एनिमल कौन कौन से मिलते थे, रैट्स, ठीक है, कॉकरोचेस, ये सब उस टाइम भी प्रेजेंट थे डायनासोर के टाइम में, और आज भी प्रेजेंट है। ठीक है, द बर्ड्स दैट वी सी नाउ आर कंसिडर्ड एज स्मॉल फॉर्म ऑफ डायनासोर। ठीक है, अब जो बर्ड हम देखते हैं, ठीक है, तो उसको ये माना जाता है कि वो डायनासोर का ही स्मॉल फॉर्म है, छोटा रूप है। ठीक है, क्योंकि डायनासोर तब उड़ भी सकते थे। This list may extended even further. By the time of extinction, dinosaur, a number of giant mammal like elephant were observed to inhabit areas where the dinosaur lives। ठीक है, तो डायनासोर के साथ साथ जो एलिफेंट भी उस समय होते थे। ठीक है, एग्जिस्ट करते थे। डायनासोर आर नो लॉन्गर सीन टुडे, बट सर्टेन स्पीशीज ऑफ प्लांट एनिमल सिमिलर टू दोज ऑफ एन एज ऑफ डायनासोर आर स्टिल ऑब्जर्व टुडे। ठीक है, तो ऐसा क्यों, वो जो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन डायनासोर के टाइम पे जो एनिमल्स और प्लांट अवेलेबल थे वो आज भी देखने को मिलते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ डायनासोर्स के साथ कि वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो देखो किसी भी लिविंग बीइंग को ज़िंदा रहने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, एक तो फूड चाहिए सबसे पहले। ठीक है, दूसरा हैबिटेट ठीक होना चाहिए, मतलब उसके रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए एनवायरनमेंट सही होना चाहिए। ठीक है, एनवायरनमेंट सही मतलब वहाँ का टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ठीक होना चाहिए। ठीक है, ना ज़्यादा ठंडा, ना मतलब इतना कि वो ठीक से रह पाए। ठीक है, तीसरा शिकारी बहुत ज़्यादा, मतलब शिकारी से बचना चाहिए उसको। ठीक है, कि कोई स्पीशीज़ कब बचेगी, जब उसका बहुत ज़्यादा शिकार ना हो। ठीक है, चौथा उसको रिप्रोडक्शन के लिए प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन मतलब अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग बीइंग को अस्तित्व में रहने के लिए। ठीक है, अगर ये चारों में से कुछ भी नहीं हुआ तो धीरे धीरे उनका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो डायनासोर के लिए के टाइम भी यही कुछ हुआ होगा, या तो उनको फूड की कमी हो गई होगी। फूड की कमी तो नहीं हुई होगी, क्योंकि उस समय जो प्लांट्स मिलते थे वो आज भी मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडीशन हो गई होगी, या तो हैबिटेट अचानक से चेंज हुआ होगा। हैबिटेट मतलब इन्वायरमेंट इतना अचानक चेंज हुआ होगा कि वो लोग उस चीज़ को अडाप्ट नहीं कर पाए होंगे। अब जैसे हम, ठीक है, आज से 10 साल पहले वेदर देख लो और आज का वेदर देख लो। ठीक है, पहले क्या होता था कि प्रॉपर टाइम टू टाइम सब चीज़ें होती थी, जैसे
4 महीने ठंड, 4 महीने गर्मी, 4 महीने बारिश, ठीक है। लेकिन अभी देखो कभी भी पानी गिर रहा है, कभी भी ठंड हो रही है, गर्मी भी साल भर ही पड़ते रहती है ना। तो ये सब क्या है, इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उस चीज़ को अडाप्ट करते जा रहे हैं, है ना। इसलिए तो आज से 10 साल पहले जो वेदर था और आज का वेदर दोनों बिल्कुल अलग है, लेकिन हम 10 साल पहले भी थे और आज भी हैं, ठीक है। क्यों है, क्योंकि हमने उस वेदर को धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया, उसमें रहना सीख लिया, अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया। लेकिन डायनासोर्स के केस में ये हुआ होगा कि जब हैबिटेट चेंज हुआ होगा, अचानक इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आए होंगे, ड्रास्टिकल चेंजेस, ठीक है, बहुत बड़े चेंजेस आए होंगे, तो डायनासोर्स अपने आप को उस हैबिटेट में ढाल नहीं पाए होंगे या उस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे उनका जो स्पीशीज़ था वो एक्सटिंक्ट हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। किसी भी स्पीशीज़ का एक्सटिंक्ट होने का, ख़त्म होने का रीज़न यही है कि वो धीरे धीरे उसके एनवायरनमेंट या हैबिटेट को अडाप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। नाउ हैबिटेट एंड इट्स इफेक्ट। You have studied in chapter 9 of chapter on habitat in class 9 that habitat is a place where basic needs, food, reproduction and safety of any living being is fulfilled, ठीक है। अब हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बेसिक नीड, किसी भी लिविंग बीइंग की बेसिक नीड पूरी होती है, ठीक है। बेसिक नीड जैसे फूड प्रॉपर मिलना चाहिए, उनको रिप्रोडक्शन की प्लेस होनी चाहिए, ठीक है, और उनकी सेफ्टी, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। व्हेन डायनासोर वर अबंडेंट ऑन अर्थ, डू यू थिंक देवर इनफ रिसोर्सेज इन द हैबिटेट फॉर देवर सर्वाइवल। जब डायनासोर्स अवेलेबल थे अर्थ पे, तो आपको क्या लगता है कि उनके पास अपने सर्वाइवल के लिए इनफ सोर्सेज थे, मतलब उनको प्रॉपर फूड, रिप्रोडक्शन या सेफ्टी मिलती थी। वुड द पॉपुलेशन इंक्रीज इफ रिसोर्सेज वर एडिकेट, क्या उतने रिसोर्सेस अवेलेबल होते तो क्या उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती, शायद हो सकती थी। वी वुड ऑब्जर्व प्रेजेंटली दैट द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज इज इंक्रीजिंग एट द फास्ट रेट वाइल दैट ऑफ सम अदर्स इज डिक्लाइनिंग रैपिडली, ठीक है। तो आज भी आप लोग देखते होंगे कि कुछ स्पीशीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ रही है बहुत ज़्यादा फास्ट रेट में, और कुछ ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है, बहुत जल्दी कम हो रही है। जैसे नंबर ऑफ टाइगर्स इन आवर कंट्री आर रिड्यूसिंग एट सच अ फास्ट रेट दैट दे आर एट द एज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो जो टाइगर है हमारी कंट्री में, ठीक है, वो इतने कम बचे हैं, उनका नंबर इतना कम हुआ है कि आज की डेट में वो एक्सटिंक्शन की एज पे पहुंच चुके हैं। मतलब अगर उनको नहीं बचाया गया तो वो भी डायनासोर की तरह पूरे ख़त्म हो जाएंगे इंडिया से, ठीक है। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद वॉल्चर, स्पैरो एंड सर्टेन अदर एनिमल। और सेम चीज़ किसके साथ भी हो रही है, वॉल्चर, स्पैरो और दूसरे एनिमल्स के साथ भी हो रही है, ठीक है। चिड़िया अब नहीं सुनाई देती सुबह सुबह देखना, ठीक है। क्यों, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो मोबाइल टावर से रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो गई है। या आप लोगों ने रोबोट 2.0 देखा होगा, तो उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई गई है। On the other hand, human population is increasing at such a fast pace that there is rapid fall in the availability of resources in human habitat, ठीक है। और इन सब के अपोजिट जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उनकी कमी हो जा रही है। मतलब हम तो ठीक है खा रहे हैं, हमको प्रॉपर फूड मिल रहा है, पानी मिल रहा है, लेकिन जो गरीब देश है वहाँ जाके देखना, ठीक है, वहाँ पे तो लोग खाने के लिए भूखे मरते हैं, मतलब बीमारियों से नहीं मरते हैं, भूखमरी से वहाँ पे लोगों की मौतें होती है, ठीक है। तो रिसोर्सेज की कमी हो रही है। You have read about food chain. What will happen if organisms of food chain vanishes? आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में फूड चेन के बारे में पढ़ा था, है ना। फूड चेन क्या होता है कि सब एक दूसरे पे फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। क्या होगा अगर फूड चेन से कोई एक एनिमल भी गायब हो जाए तो? What do you think may be the cause of rapid decline in the number of tigers? Does the increase in human population have any role? टाइगर का जो नंबर इतनी जल्दी जल्दी कम हो रहा है, तो क्या उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन भी रिस्पॉन्सिबल है क्या? What will happen if the population of certain species of organisms increases unusually? क्या होगा अगर किसी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन अचानक से बढ़ जाएगी? Is the rate of population growth of species similar to the rate of the growth of food and other biotic resources? क्या पॉपुलेशन स्पीशीज़ की पॉपुलेशन ग्रोथ की जो रेट है, ठीक है, जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी रेट से क्या उनके पास जो अवेलेबल सोर्सेस हैं,
ठीक है, फूड और एबायोटिक कंपोनेंट के रिसोर्सेज हैं वो भी बढ़ रहे हैं क्या? नहीं। देखो, पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको कंज्यूम करने वाले भी तो बढ़ रहे हैं। कंज्यूम करने वाले बढ़ रहे हैं मतलब खपत ज़्यादा होगी रिसोर्सेज की। अब रिसोर्सेज की ज़्यादा खपत होगी तो जो पहले से ही लिमिटेड अमाउंट में हमारे अर्थ में अवेलेबल है वो बढ़ेगा कहाँ से? वो भी तो कम होगा ना। वी फाइंड दैट इंडीड देयर आर सर्टन फैक्टर्स दैट मे कंट्रोल इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिससे जो नंबर इंक्रीज और ऑर्गेनिजम्स का वो कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। वी शैल टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ्स टू स्टडी वन ऑफ देम। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अ स्टडी कंडक्टेड वे बैक इन अराउंड 1780 क्लेम्ड द सिचुएशन एट शोड इन द फॉलोइंग ग्राफ्स, ठीक है। तो एक स्टडी हुई थी 1780 में। क्या स्टडी हुई थी? हियर वन ग्राफ शोज अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज while the other shows amount of available food resources for organisms of a species। देखो, ये वाला ग्राफ आपका अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ दिखा रहा है और ये वाला जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की वो दिखा रहा है, ठीक है। तो देखो, जिस अमाउंट से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस अमाउंट से आपका फूड रिसोर्सेज बढ़ रहा है क्या? फूड रिसोर्सेज कांस्टेंट है, देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई, ठीक है। तो यही कारण है रिसोर्सेज का कम होना। और कहीं ना कहीं ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं धीरे धीरे उसके लिए, ठीक है। और इसमें कौन से लिविंग बीइंग की पॉपुलेशन का सबसे बड़ा रोल है? ह्यूमन का, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन इस रेट से बढ़ रही है ना कि सभी चीज़ें खतरे में आ गई हैं, ठीक है। Now, the graph shows if population of a species grows uncontrollably, then food resources will not be able to fulfill the requirement of the population, ठीक है। तो ग्राफ से क्या दिख रहा है हमको कि अगर पॉपुलेशन इसी रेट से बढ़ेगी, अनकंट्रोल रेट से बढ़ेगी, तो जो फूड रिसोर्सेज है उसकी कमी तो होना ही है, क्योंकि जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रेट से आपका रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। In this situation, control in number due to natural disaster or death due to conflicts related to competition for resources में होगा, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कंट्रोल इन नंबर ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर और डेथ ड्यू टू कन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज में होगा। तो खाने के लिए मारा मारी हो जाएगी, खाने के लिए नहीं, रिसोर्सेज के लिए मारा मारी हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है खाना, ठीक है। तो खाने के लिए इतनी मारा मारी होगी कि लोग आपस में लड़ने मरने लगेंगे, तो डेथ वैसे ही होगी, ठीक है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई तो डेथ वैसे ही होगी, क्योंकि रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। और रिसोर्सेज कम होंगे तो क्या होगा? सब हर चीज़ के लिए मारा मारी होगी। रहने के लिए ज़मीन नहीं होगी तो ज़मीन के लिए, खाने के लिए खाना नहीं होगा तो खाने के लिए मारा मारी होगी, ठीक है। एक दूसरे को सब मारने पे तुले रहेंगे कि ये मर जाएगा तो मैं अच्छे से रहूँगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आ जाएगी अगर यही हाल रहा तो। साइंटिस्ट हैव बीन वंडरिंग अबाउट सच क्वेश्चन ऑन एक्सटिंक्शन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, देयर डाइवर्सिफिकेशन एक्सेट्रा। तो साइंटिस्ट को आज भी वंडर होता है, ठीक है, एक्सटिंक्शन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ और उनका डाइवर्सिफिकेशन, इन तीनों चीज़ों को लेके, मतलब कैसे कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है इतने लार्ज अमाउंट ऑफ, इतनी लार्ज पॉपुलेशन होने के बाद भी, ठीक है। दूसरा, उनका ओरिजिन कैसे होता है। और तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या बोलेंगे उसको, वैरायटी बोल सकते हैं, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब वैरायटी, अलग अलग फॉर्म। क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर ऑल ऑर्गेनिजम्स in their present form placed on earth from somewhere as such, or do organisms that survive on earth change over time, do organisms become extinct as new forms take their place, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज भी रहस्य बने हुए हैं, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन कैसे होता है, ठीक है, उसकी प्रोसेस क्या है, क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, were all organisms in their present form placed on earth from somewhere else, तो ये कहीं और से आए हैं कि अर्थ में ही थे ये, ठीक है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं।
जो अर्थ में आज की डेट में बने हुए हैं ये शुरू से वैसे ही थे कि उनमें टाइम के साथ साथ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। या जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हुई है तो एक्सटिंक्शन का रीज़न क्या है कि वो एक्सटिंक्ट होकर उनकी जगह कोई और नई स्पीशीज़ आ गई कि वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो साइंटिस्ट आज भी उसकी स्टडी कर रहे हैं। यू हैव स्टडीड प्रीवियसली दैट न्यू सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। हम लोग सभी जानते हैं कि न्यू सेल कैसे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। मतलब सेल का डिवीजन होता है तो एक सेल से दूसरी सेल बनती है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। प्री एग्जिस्टिंग सेल ओरिजिनली बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम सर्टेन कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो कैसे बनती है, अलग अलग कंपाउंड से बनती है, ठीक है। ऑल्सो दैट सेल ऑर्गेनाइज टू टिश्यू, टिश्यूज टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम टू मल्टी सेलुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब सेल से क्या बनता है, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से मल्टी सेलुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये क्या है कि सेल से कैसे एक लिविंग बीइंग बनता है। आर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स जस्ट एज सेल, तो जो भी ऑर्गेनिज्म बने हैं तो सेल की तरह क्या वो भी प्री एग्जिस्टिंग अपने एंसेस्टर से बने हैं। A little over 200 years back, eminent naturalist Charles Darwin and Alfred Russel Wallace were looking for answer to such questions. There were of course many before them as well who tried to answer such questions in their own way, ठीक है। तो 200 साल, लगभग 200 साल पहले जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वैलेक, ठीक है, उन्होंने इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर स्टडी की, वो सभी की तरह वो भी इसका आंसर ढूंढना चाह रहे थे, ठीक है। बट दीज टू मेड एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर रिमेन्स नेचुरल कंडीशन एंड प्रपोज्ड the most profound theory in science that brought about a remarkable change in the views of the society till then, ठीक है। तो सभी ने स्टडी की थी लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट की स्टडी जो थी वो रिमार्केबल थी, मतलब इन्होंने कुछ ऐसा बताया, ठीक है, कि सभी ने उस पर बिलीव किया, मतलब बहुत अलग और कुछ ऐसा बताया प्रूफ के साथ, ठीक है, कि सभी को इनकी बातें माननी पड़ी। Let us study mainly about Darwin and his findings to see how an important theory was arrived at, ठीक है। तो आइए देखते हैं डार्विन ने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, ठीक है। Voyage of Beagle and Darwin's experience. Since childhood, Darwin was interested in studying and gathering information about natural phenomena, habitat of different organisms and their behavior, ठीक है। तो बचपन से ही डार्विन जो थे वो अलग अलग चीज़ों के बारे में, ठीक है, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, ठीक है, उनका नेचुरल फिनोमिना, उनका बिहेवियर, इन सब के बारे में स्टडी करने के लिए इंटरेस्टेड रहते थे, मतलब वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। ही स्टडीड अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन द डाइवर्सिटी, ठीक है। तो उन्होंने किस चीज़ की स्टडी की, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑफ द ऑन द डाइवर्सिटी, ठीक है, और डाइवर्सिटी को नेचर किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है इसके बारे में स्टडी की। हीज ऑब्जर्वेशन कम्प्लीटली चेंज द सोशल एंड साइंटिफिक थॉट ऑफ हिज टाइम, तो उनकी ऑब्जर्वेशन ने उस समय जो ट्रेंड चल रहा था उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया, ठीक है। इन द ईयर 1831 डार्विन गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड ऑन सर्वे एक्सपीडिशन बाय द शिप, ठीक है। तो लगभग 1831 में डार्विन को एक अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, उनको सर्वे करना था घूम घूम के, ठीक है। कौन सी शिप में, HMS बीगल नाम का शिप था उस पर। ही वॉज टू गिव कंपनी टू द कैप्टन ऑफ द शिप, ठीक है, तो उनको उस शिप के कैप्टन के पास के साथ जाना था, उनको कंपनी देना था। द बीगल एक्सपेडिशन वॉज अंडरटेकन टू मैप डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लोर मिनरल रिसोर्सेज, स्टडी डाइवर्सिटी एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसका मेन एम क्या था कि अलग अलग जगह घूम के जो मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उनको एक्सप्लोर करना और बायोडाइवर्सिटी के बारे में रिसर्च करना, स्टडी करना, ठीक है। ड्यूरिंग द वोयाज दैट स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड एंड वेंट
वाया साउथ अमेरिका डार्विन फाउंड अ चेंज टू रोम अराउंड डिफरेंट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जब वो घूम रहे थे तो जैसे ही वो इंग्लैंड से उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, और कहाँ गए, साउथ अमेरिका गए, तो डार्विन ने क्या देखा, अ चांस टू रोम अराउंड डिफरेंट आइलैंड, अलग अलग जगह उनको आइलैंड देखने को मिला। ठीक है, मतलब लैंड जो था उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। ठीक है, तो अलग अलग लैंड उन्होंने देखा। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ही स्टडीड ऑर्गेनिजम्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और यही पहली बार था जब उन्होंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी की। ठीक है, ही कलेक्टेड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज रिमेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द डिस्टेंट पास्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स और साथ ही साथ उनके रिमेन्स भी, फॉसिल भी इकट्ठा किए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द अकोमोडेशन एंड स्टडी रूम देयर वॉज अ गुड लाइब्रेरी इन द शिप। ठीक है, तो शिप में एक लाइब्रेरी भी थी। वोयाज स्टार्टेड ऑन 27 दिसंबर 1831 एंड एंडेड ऑन 2 अक्टूबर 1836। ठीक है, तो जो शिप था, ठीक है, जो जर्नी थी वो 27 दिसंबर 1831 को स्टार्ट हुई और 2 अक्टूबर 1836 को ख़त्म हुई। मतलब लगभग 5 साल की जर्नी थी और 5 साल वो शिप में ही थे और सिर्फ अलग अलग जगह घूम रहे थे। ठीक है, तो डार्विन्स ऑब्जर्वेशन, डार्विन ने क्या देखा, सम ऑफ द मेजर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द वोयाज विच हेल्प डार्विन टू प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो कुछ मेजर ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा, ठीक है, जिसके बाद ही उन्होंने क्या दिया, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन स्टडी सैम्पल ऑफ सी वाटर एंड वॉज सरप्राइज टू सी वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दो सैम्पल। ठीक है, तो डार्विन ने क्या देखा, सी वाटर का सैम्पल लिया, तो उन्होंने देखा कि उस थोड़े से सी वाटर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, मतलब अलग अलग वाटर सैंपल, अब पानी तो एक ही है ना, पानी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड ही है ना, जो सी है, जो ओशंस है ना, तो वो घूम रहे थे 5 साल तक, वो घूम रहे थे, तो जहाँ भी जा रहे थे ना वो थोड़ा थोड़ा वाटर सैंपल कलेक्ट करते जा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि पानी तो एक ही है लेकिन सब में बहुत अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं पानी के अंदर। हियर ही ऑब्जर्व्ड अ ब्यूटीफुल चेन ऑफ फूड एंड फाइंडिंग अमंग इवन द माइक्रोस्कोप फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने चेन देखी, फूड चेन देखी। ठीक है, और यहीं पे उन्होंने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ भी देखा। मतलब इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हम खाली आंखों से नहीं देख सकते, जो सिर्फ किससे दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। ठीक है, और इन्हीं की फूड चेन भी उन्होंने ऑब्जर्व की। द फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका हैड सेवरल सच एग्जाम्पल्स टू। ठीक है, तो जो साउथ अमेरिका के जंगल और माउंटेन है, ठीक है, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एवरीवेयर ही फाउंड फूड चेन एंड फूड वेब्स वेयर एन ऑर्गेनिजम्स फेड ऑन दी अदर। ठीक है, सभी जगह जहाँ भी घूमे उन्होंने फूड चेन देखा। ठीक है, फूड चेन क्या होता है, जहाँ लोग खाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, फूड चेन भी देखा और फूड वेब भी देखा। दिस प्रीडेटर प्री रिलेशनशिप मेड हिम वंडर। ठीक है, और यही रिलेशनशिप उनको बहुत ज़्यादा देख के वो बहुत ज़्यादा चौंक गए। देयर इज स्ट्रगल फॉर लाइफ एवरीवेयर। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि ज़िंदा रहने के लिए तो हर जगह स्ट्रगल है, इधर किल और डाई। ठीक है, या तो मारो या मर जाओ। दोज आर एबल टू सर्वाइव लिव ऑन। ठीक है, और जो भी इसमें सर्वाइव करते हैं वो ज़िंदा रहते हैं। मतलब सिंपल सा फंडा है, मारो या मर जाओ। ठीक है, तो जो थोड़े सर्वाइव करते हैं, ठीक है, वो मार देते हैं और वो ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, और जो कमज़ोर होते हैं वो मर जाते हैं, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। परहैप्स दोज दैट गेट अकस्टम्ड टू जोग्राफिकल कंडीशन सर्वाइव। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने बोली कि जो भी जोग्राफिकल कंडीशन है, ठीक है, जो उसको अडेप्ट कर लिया वो सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, जो अपने हैबिटेट को अडाप्ट कर लिया, इन्वामेंटल कंडीशन को अडाप्ट कर लिया, वो सर्वाइव कर जाता है, और जो नहीं कर पाया वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। ही फाउंड फॉसिल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड दैट मे हैव लिव्ड इन द सी अर्लियर ऑन द माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, उन्होंने एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल भी देखे। ठीक है, जो शायद
मे हैव लिव्ड इन द सी अर्लियर ऑन द माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, तो जो साउथ अमेरिका के माउंटेन में सी था वहाँ पे शायद रहते थे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थे, उनके फॉसिल भी उन्होंने देखे। ड्यूरिंग हिज स्टडीज देयर ही एक्सपीरियंस्ड एन अर्थक्वेक एज वेल। ठीक है, तो जब वो स्टडी कर रहे थे उसी जर्नी के दौरान उनको अर्थक्वेक भी फील हुआ। ठीक है, भूकंप भी आया था उस समय। द ओशन लेवल रोज टू नियरली 3 मीटर ड्यू टू द अर्थक्वेक। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जो ओशन लेवल था, ठीक है, वो अर्थक्वेक के कारण 3 मीटर तक उठ गया। ठीक है, ऊंचा हो गया। दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन वर इंडिकेटिंग दैट सडन सीवर चेंजेस में ऑकर ऑन आइलैंड और इन द ओशन ओवर टाइम। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा भूकंप देखा, पहली बार देखा था कि जो सी लेवल था, ठीक है, ओशन लेवल था, वो 3 मीटर उठ गया। 3 मीटर हाइट मतलब कितना होता है, लगभग 6 to 7 फीट, है ना। तो सोचो इतना ऊंचा उठ गया ओशन लेवल। तो उन्होंने ये सब देख के ये कंक्लूजन निकाला कि यही सारी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम होती रहती है। ठीक है, लैंड में, ओशन में। ठीक है, और यही रीज़न है क्या, किसी भी स्पीशीज़ का एक्सटिंक्ट होने का। ठीक है, मतलब जो अडाप्ट कर लिए वो ज़िंदा है और जो नहीं कर पाए वो मर गए। ठीक है, Do you know fishermen caught a peculiar fish along the sea coast of South Africa in 1938 that causes a stir among the scientific community। ठीक है, एक फिशरमैन था, एक मछुआरा था, उसने साउथ अफ्रीका में 1938 में, ठीक है, समुद्र के किनारे एक ऐसी फ़िश पकड़ी, ठीक है, जिसको देख के सभी साइंटिस्ट एकदम हिल गए। एन ऑर्गेनिज्म दैट वॉज thought to have become extinct along with the dinosaur was found। ठीक है, तो जिस ऑर्गेनिज्म को, जिस फिश को वो सोच रहे थे कि डायनासोर के टाइम पे थी और उसके इस टाइम में ही एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई, वो इतने लाखों सालों के बाद मिली। इट वॉज बिलीव टू हैव अंडरगॉन नो चेंजेस इन फीचर विच वर सिमिलर टू दोज ऑफ द पीरियड ऑफ डायनासोर एंड इवन बिफोर दैट। ठीक है, तो ऐसा माना गया कि हैव अंडरगॉन नो चेंजेस इन फीचर वर सिमिलर टू दोज। ठीक है, तो इस फिश को बोल रहे थे कि एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, लेकिन इतने लाखों सालों बाद मिली, मतलब फिर ये माना गया कि हो सकता है उसके फीचर में ही चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये उस समय भी वैसी थी और आज की डेट में ही वैसी है। ठीक है, मतलब ये एक्सटिंक्ट हुई ही नहीं थी। इट वॉज दस कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल, और इसे ही क्या नाम दिया गया, लिविंग फॉसिल। फॉसिल क्या बोलते हैं, जो बहुत सालों पहले मर चुके हैं, लाखों सालों पहले जो ऑर्गेनिजम्स, उनका जो बॉडी पार्ट मिलता है वो क्या होता है, फॉसिल। ठीक है, तो ये क्या, इसको नाम दिया गया लिविंग फॉसिल। इट हैड सर्टेन फीचर लाइक रेप्टाइल एंड सर्टेन अदर लाइक फिश। ठीक है, तो इसमें दो फीचर्स हैं, कुछ कुछ रेप्टाइल के जैसे और कुछ कुछ फिश के जैसे। इट वॉज प्रॉमिसिंग मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड फिश। ठीक है, तो इससे बोला गया कि ये रेप्टाइल और फिश के बीच में एक ऐसी लिंक है जो कभी स्टडी ही नहीं की गई। वी नाउ नो दैट इट्स पॉपुलेशन हैज़ इवॉल्व्ड over time and still undergoing evolution, so it may not be right to still call it as living fossil। ठीक है, तो अब ये एक मिली है, मतलब और भी हो गए इसके साथ, है ना, इसका नंबर सिंगल तो नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में, और भी होंगे। ठीक है, तो इसलिए फिर इसको लिविंग फॉसिल बोलना गलत है, क्योंकि हो सकता है कि इसके साथ और भी होंगे जो जी रहे होंगे। ठीक है, मतलब धीरे धीरे वो इवोल्यूशन फील कर रहे होंगे। ठीक है, उस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, तो ये लिविंग फॉसिल बोलना इसको गलत है। ठीक है, नाउ सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन ऑन गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, तो डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, तो कौन सी है देखते हैं। डार्विन कलेक्टेड फॉसिल्स एंड सेवरल स्पेसिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ही फाउंड ऑन गैलापागोस। ठीक है, तो गैलापागोस में जो भी उनको मिला, ठीक है, फॉसिल्स मिले ना, ठीक है, उनको क्या कर लिया, उन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब फॉसिल से उन्होंने क्या किया होगा, द स्पेसिमेंस एंड फॉसिल्स हेल्प्ड हिम टू स्टडी एंड कंपेयर फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स विद दोज दैट ऑफ पास्ट। तो उन्होंने क्या किया, फॉसिल से, ठीक है, कंपेयर किया ऑर्गेनिजम्स को जो आज की डेट में है, जो प्रेजेंट में है और जो पास्ट में थे। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल ही ऑब्जर्व दैट armadillo of the past were larger in size than those of the present। ठीक है, armadillo नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो पहले बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन आज की डेट में उसकी हाइट उतनी नहीं है।
ठीक है, आर्मैडिलोज हैड चेंज ओवर टाइम। तो फिर डार्विन ने ये सोचा कि आर्मैडिलो जो है टाइम के साथ साथ चेंज हो गया, मतलब उसकी साइज़ में चेंजेस आए हैं। ठीक है, पहले बहुत बड़े बड़े थे और आज की डेट में उतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे हैं। डार्विन हैड कलेक्टेड फॉसिल्स ऑफ molluscus, ठीक है, रेप्टाइल, मैमल एट्सेट्रा, एज वेल एज स्पेसिमेन ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉर्म। ठीक है, तो उन्होंने किसका किसका फॉसिल कलेक्ट किया, जो molluscus होता है, रेप्टाइल और मैमल। ठीक है, पहले का फॉसिल मतलब लाखों सालों पहले जो थे और आज की डेट में है जो। ठीक है, fossils are important as they often provide evidences of mutual relationship between organisms of the past and the present as well as between organisms present now। फॉसिल क्या है, फॉसिल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, जो क्या बताती है, रिलेशनशिप बताती है किसके किसके बीच में, सेम ऑर्गेनिजम्स जो पास्ट में कैसे थे और प्रेजेंट में कैसे हैं। ठीक है, मतलब ओवर द टाइम उनके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ये क्या कौन बताता है, फॉसिल। While studying about the finches of Galapagos Island, Darwin was simply amazed to see the variation among them। ठीक है, तो फिंच के बारे में जब वो स्टडी कर रहे थे, फिंच कौन है, ये देखो, ये फिंच क्या है, बर्ड। ठीक है, बर्ड के बारे में जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, सिंपली अमेज टू सी वेरिएशन अमंग देम। ठीक है, तो वो उसमें जो वेरिएशन आ रहे थे अलग अलग, ठीक है, टाइम के साथ साथ जो भी वेरिएशन आए थे फिंच में, उसको देख के भी वो अमेज हो गए थे। फिंचेस आर बर्ड सिमिलर टू स्पैरो ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो फिंचेस कौन है, जैसे हमारी कंट्री में स्पैरो होता है ना, वैसे ही ये भी एक बर्ड है। ठीक है, सिमिलर टू स्पैरो। डार्विन ने स्टडीड नियरली 15 फिंच स्पीशीज़। ठीक है, तो उन्होंने लगभग 15 स्पीशीज़ की स्टडी की। एज ही ऑब्जर्व फिंचेस ऑफ डिफरेंट आइलैंड एज वेल एज मेन लैंड, ही फाउंड सर्टेन वेरिएशन इन स्पाइट ऑफ बेसिक सिमिलैरिटी अमंग देम। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग स्पीशीज़ का ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने देखा कि सभी में कुछ ना कुछ अलग अलग वेराइटी थी। ठीक है, लेकिन बेसिक सिमिलैरिटी थी। बेसिक सिमिलैरिटी के साथ साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, द वेराइटी वर मोस्ट प्रोमिनेंट इन द टाइप ऑफ देयर बीक एंड कोट कलर। ठीक है, तो वेरिएशन किस में मिला, उनकी बीक यानी चोंच में और उनका जो कलर था, ठीक है, उसमें वेरिएशन देखने को मिला। ही मेजर्ड द डायमेंशन ऑफ द बीक एंड फाउंड देम टू डिफर अ लॉट। तो उन्होंने जब ऑब्जर्वेशन किया तो सबसे ज़्यादा चेंजेस किस में मिले, चोंच में। ठीक है, उसकी साइज़ और उसका शेप बहुत अलग अलग था। ठीक है, जितनी भी स्पीशीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की। ही ऑब्जर्व्ड है डिफरेंट फूड हैबिटेट एज वेल। ठीक है, तो उन्होंने इसके साथ साथ बर्ड्स विद डिफरेंट बीक्स ही ऑब्जर्व्ड हैड डिफरेंट फूड हैबिट एज वेल। ठीक है, तो जिनकी चोंच अलग अलग थी उनका फूड हैबिट भी अलग अलग था। वाइल सम बर्ड्स एट सीड्स, सम अदर एट fruits, some of the finches are insects and worm, while others survived on nectar of flower growing on the island। ठीक है, तो फिंच के बारे में उन्होंने क्या क्या देखा कि उनकी बीक के अकॉर्डिंग उनमें वेरिएशन आ रहे थे। ठीक है, जैसी उनकी बीक थी वैसा उनका फूड हैबिट था। ठीक है, कुछ क्या कर रहे थे, कुछ सीड्स खाते थे, कुछ फ्रूट्स खाते थे। ठीक है, कुछ क्या करते थे, इंसेक्ट्स खाते थे और कुछ फ्रूट फूलों का रस लेते थे, जैसे तितली लेती है। ठीक है, सम ऑफ द फिंचेस आर हो गया। तो वेरिएशन इन बीक अपीयर टू करस्पॉन्ड द वेरिएशन इन द टाइप ऑफ अवेलेबल फूड रिसोर्सेज। ठीक है, तो बीक में वेरिएशन क्यों आया होगा, क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी जैसी होगी। ठीक है, जैसे जैसे फूड अवेलेबल था वैसे ही उन्होंने क्या किया, अपने आप को ढाल लिया। ठीक है, हो सकता है कि सीड्स नहीं मिलते होंगे उनको खाने को तो वो फ्रूट्स खाने लगे, फ्रूट्स नहीं मिलता होगा उनको तो वो इंसेक्ट्स खाने लगे, इंसेक्ट्स नहीं मिलते होंगे तो वो फूलों का रस पीने लगे। तो इस तरह से फूड अवेलेबिलिटी के बेसिस पे क्या हुआ, उसमें वेरिएशन आए। ठीक है, सो डार्विन रिमार्क दैट स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन बीक वर रिलेटेड टू देयर फंक्शनल वेरिएशन। तो डार्विन ने क्या बोला, क्या बताया कि जो स्ट्रक्चरल वेरिएशन हो रहा है बीक में, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, उनके फंक्शनल वेरिएशन से रिलेटेड है। मतलब फंक्शन अलग अलग हो रहा है इसलिए बीक का स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। फंक्शन अलग अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जिस तरह का फूड अवेलेबल होगा उस तरह का वो फंक्शन करेगी उनकी बीक। ठीक है।